खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को मात देने के लिए कमान संभाल ली है। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी अनिच्छा से राजनीति में आई, लेकिन जब वो आई राजनीति में तो उसके बाद एक नहीं दो दो बार यूपीए की सरकार बनी सोनिया गांधी के नेतृत्व में। या कहें कि सोनिया गांधी के कमान संभालने के बाद देश में बीजेपी को मात देने का एक माहौल बन गया। और उसमें जब लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े नेता उस समय बीजेपी में थे, तब सोनिया गांधी ने कमान संभाली और बीजेपी को दो दो बार मात देकर सत्ता पर वो कांग्रेस और यूपीए जो है काबिज हुई थी। और अब एक बार ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी ने फिर कमान संभाल ली है। सोनिया गांधी बेशक इस समय उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो राज्यसभा में आई और राज्यसभा में आकर भी वो बीजेपी की नींदें उड़ा रही हैं। उन्होंने लगातार अब ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पर मोदी के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। और इधर सोनिया गांधी ने कमान संभाली है तो उनका साथ देने के लिए अब इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव मोदी पर हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, उधर महबूबा मुफ्ती, तमाम लोग इस समय जिस तरह मिलकर मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, उसकी विभाजनकारी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। और ईद के मौके पर खास तौर पर मुस्लिम भाइयों को जिस तरह से संदेश दिया जा रहा है, उसमें बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिहार में भी तेजस्वी यादव तो खुलकर मुसलमानों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार को भी मुसलमानों के साथ आना पड़ा। ये बात आज ईद के मौके पर जाहिर हुई और इससे समझ में आ रहा है कि 2 दिन का अमित शाह का जो दौरा है बिहार का, उसमें भले ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार भी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और बता रही है। तो सोनिया गांधी ने आज किस तरह से हमला किया है ये भी आपको बताएंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे इस समय इंडिया गठबंधन के तमाम दल अपने अपने तरीकों से बीजेपी को घेर रहे हैं। और बीजेपी जिस तरह से अड़ी हुई है वक्फ संशोधन विधेयक संसद में लाने के लिए, कहा जा रहा है कि 2 तारीख को लाया जाएगा, लेकिन उसमें बीजेपी के सामने एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है कि कहीं वक्फ संशोधन के लिए जो अड़ी हुई है बीजेपी, उसमें वो मोदी सरकार को गिराने की नौबत ही ना आ जाए, इस तरह के का माहौल भी बना हुआ है। आपको बता दूं कि आज सोनिया गांधी का फिर से एक लेख छपा। आप जानते हैं कि सोनिया गांधी समय समय पर लेख लिखती रही हैं। कभी वो संविधान के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार को आगाह किया, कभी किसी और मसले पर। इस बार सोनिया गांधी ने जो मोदी सरकार को घेरा है वो शिक्षा नीति को लेकर घेरा है। नई शिक्षा नीति एनईपी जो मोदी जिसका बड़ा जोर शोर से प्रचार करते हैं और उसको हर जगह वो ये बताते हैं कि कैसे देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बहुत सुधारने की एक ये बड़ी कवायद है, लेकिन सोनिया गांधी ने उसमें 3 सी के जरिए बता दिया कि ये क्या कमियां हैं। 3 सी का मतलब है सेंट्रलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और कम्युनलिज्म। सोनिया गांधी क्या लिखती हैं, जो लेख तो बड़ा है लेकिन उसका जो कुछ हिस्सा हम आपको बता देते हैं। जैसे सेंट्रलाइजेशन, उसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के शिक्षा मंत्री शामिल हैं, सितंबर 2019 से उनकी बैठक नहीं बुलाई गई है। ये सोनिया गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है और बता दिया है कि किस तरह से शिक्षा जो है, जो राज्य और केंद्र दोनों का विषय है, उस पर किस तरह से मोदी सरकार अपनी मनमर्जी चलाना चाहती है और उसको सेंट्रलाइज यानी पूरा केंद्रीकरण करके अपने हाथों में सारी कमान रखना चाह रही मोदी सरकार। और शिक्षा का ये जो सेंट्रलाइजेशन है, इससे कितना नुकसान हो रहा है। दूसरा आता है कमर्शियलाइजेशन, एकदम बहुत अहम पहलू यानी व्यवसायीकरण। इसमें उन्होंने, सोनिया गांधी ने बताया कि 2014 में हमने देश में 89,481 सरकारी स्कूलों को बंद और समेकित होते देखा है। यानी जब से मोदी सरकार आई है करीब 90,000 सरकारी स्कूलों पे ताला लगा या वो डिसॉल्व हो गए और 42,944 अतिरिक्त निजी स्कूलों की स्थापना हुई। यानी जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है वो कैसे फल फूल रहा है और इसमें देश के गरीबों को सरकारी शिक्षा से बाहर कर दिया गया है और उन्हें बेहद महंगी तथा कम विनियमित निजी स्कूल व्यवस्था के हाथों में धकेल दिया गया। मतलब जहां निजी स्कूलें, जो स्कूल्स होते हैं जो अपनी मनमर्जी चलाते हैं, मनमर्जी की वो फीस रखते हैं, उनका जो सिलेबस होता है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ये उसका जो सबसे बड़ा नुकसान। और दूसरा, ये तो स्कूलों की बात है, उच्च शिक्षा में जो अभी तक यूनिवर्सिटीज होती थी जिनको सरकार की तरफ से अनुदान मिलता था, वहां भी सरकार जिस तरह से सार्वजनिक शिक्षा के वित्त पोषण से
पीछे हट गई है, तो सोनिया गांधी ये लिख रही हैं कि सरकार के पीछे हटने की कीमत छात्रों को फीस वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप यूनिवर्सिटीज अपना खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि सरकार उनको अनुदान दे नहीं रही, तो उनको फिर छात्रों की फीस बढ़ानी पड़ती है और वो अपना खर्च उस तरह से पूरा करते हैं। यानी आखिर में बोझ जो है वो जनता पर ही आता है। और तीसरा है कम्युनलिज्म, बहुत गंभीर में केंद्र सरकार का तीसरा जोर सांप्रदायिकता पर है। सोनिया गांधी लिख रही हैं, वो कहती हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से चली आ रही वैचारिक परियोजना की पूर्ति है शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नफरत पैदा करना और उसे बढ़ावा देना। आप जानते हैं कि किस तरह बार बार सिलेबस बदला जाता है, किस तरह से जब हम इतिहास को ही बदलने की पूरी तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है, और जो खास तौर पे जो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की जो किताबें हैं उसमें बहुत बदलाव किए जा रहे हैं। उसमें संविधान की प्रस्तावना ही हटा दी गई, उसमें गांधी जी को लेकर पूरी बातें नहीं है, उसमें जिस तरह से बाबरी मस्जिद विध्वंस आदि की जो बातें हैं उसको पूरा हटा दिया गया। यानी पूरी तरीके से जो संघ की सोच है, हिंदू राष्ट्र वाली जो संघ की सोच है, नफरती सोच जिसमें अल्पसंख्यकों से नफरत करना सिखाया जाता है, और जो मध्ययुगीन इतिहास है उसको भी पूरे सांप्रदायिक नजरिए से पेश किया जाता है। जबकि उस समय का इतिहास अभी हमने देखा है कि किस तरह औरंगजेब को लेकर विवाद हुआ, शिवाजी को लेकर जबरदस्ती का एक विवाद छेड़ा गया, फिर राणा सांगा पर बात आ गई। तो ये सारी बातें जो ये है कि इसमें सत्ता के लिए लड़ाइयां होती थी, धर्म उसमें गौण होता था, लेकिन अब धर्म को ही अहम पहलू बनाकर बीजेपी जो है वो पाठ्य पुस्तकों में भी लाना चाहती है, ताकि छात्रों के दिमाग में शुरू से एक जहर भर दिया जाए। बहुत ही गंभीर तरीके से और बहुत ही शातिराना तरीके से पूरे देश के लोगों को एक गुमराह करने का प्लान जो मोदी ने बनाया हुआ था, संघ ने बनाया हुआ था, आज सोनिया गांधी ने उसकी पोल खोल दी। और सोनिया गांधी तो सोनिया गांधी, राज ठाकरे जो कि कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, जो बीजेपी के बार बार उनको साथ में खड़े दिखाई देते हैं, उन राज ठाकरे ने भी बोल दिया कि जो लोग फिल्में देखकर इतिहास समझते हैं या हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं वो असली हिंदू नहीं है। ये राज ठाकरे का बड़ा बयान है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह बीजेपी की चालाकी को उसके विरोधी तो समझ ही रहे हैं, जिन लोगों ने उसका साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया, वो लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं सोनिया गांधी के कमान संभालने की, क्योंकि सोनिया गांधी ने, जैसा मैंने जिक्र किया था, जब 2004 में सरकार बनी उसके पहले सोनिया गांधी कमान संभाल चुकी थी कांग्रेस की भी, और उन्होंने उनके कारण ही यूपीए भी बना। और किस तरह यूपीए सत्ता में आया, एक नहीं दो बार, क्योंकि उस समय सत्ता में आने का अहम कारण यही था कि सोनिया गांधी ने लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए, चाहे वो मनरेगा की बात है, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात है, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन की बात है। ऐसी तमाम योजनाएं जो सीधे आम जनता से जुड़ती हैं, ऐसे मुद्दों को सोनिया गांधी ने सरकार के कामकाज का हिस्सा बनाया, उसको अहमियत दी, और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को जीत मिली। अब सोनिया गांधी ने फिर वैसे ही उसी तरीके से कमान संभाल ली है। उनका साथ देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये तमाम नेता तो हैं ही, अब इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी साथ आते जा रहे हैं। तो किस तरह से बीजेपी और मोदी को घेरने का पूरा प्लान तैयार हो गया है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, सोनिया गांधी का इस समय राज्यसभा में है वो, और राज्यसभा में ऐसा बीजेपी की ये सोच रही होगी कि अब वो अलग हट गई है रायबरेली से और अब वो क्या सक्रिय रहेंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने अभी ये जो मुद्दा उठाया है शिक्षा को लेकर, जो 3 बिंदुओं पर उन्होंने अपना लेख केंद्रित किया है, उसके पहले भी हमने देखा कि संविधान को लेकर सोनिया गांधी ने सीधे सीधे लेख लिखकर मोदी सरकार को घेरा था। वो अभी मनरेगा का मुद्दा उन्होंने मार्च में ही उठाया इसमें राज्यसभा में, उसके पहले फरवरी में उन्होंने राइट टू फूड का मसला उठाया था। ये जो सारी तैयारी है सोनिया गांधी की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए समिता जी, एक तो सोनिया गांधी लगातार जो मूल मुद्दे हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि जो सरकार की नीतियां हैं उनको बहुत कहा जाए कि सूक्ष्म रूप से उसका वो विश्लेषण कर रही हैं, और लगातार उस पर सरकार किस तरीके से इस देश की व्यवस्था को चौपट कर रही है उसकी तरफ वो लगातार ध्यान आकृष्ट कर रही हैं कि किस तरीके से सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या देश का नुकसान किया और इस सरकार की नीतियां किस तरीके से जन विरोधी हैं, ये बताने का प्रयास सोनिया गांधी लगातार कर रही हैं अपने लेखों के माध्यम से।
और हालांकि अंग्रेजी में उनके लेख आते हैं, लेकिन वो उसके बाद में हिंदी अनुवाद भी और जगहों पर फिर छपते हैं बाद में, जी। तो आता है, लेकिन वो बात लोगों तक पहुंचती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये समित्रा जी कि अभी आपको याद होगा कि अभी जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों का एक प्रदर्शन हुआ जी। और सरकार को एक ज्ञापन दिया गया कि शिक्षा का निजीकरण रोका जाए इसको लेकर। और उसमें राहुल गांधी पहुंचे थे और राहुल गांधी ने एक वहाँ बहुत ज़ोरदार बात कही थी। हालांकि वो पहले भी कहते रहते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कहा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को आरएसएस के कब्जे में करने का प्रयास किया जा रहा है, हम्म। और अगर ये हो गया तो फिर आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा आपकी पहुंच से दूर हो जाएगी। और सर मित्रा जी, आज अगर सोनिया गांधी का वो पूरा आलेख पढ़ें तो जिन 3 C की उन्होंने बात की है, तो उसमें सेंट्रलाइजेशन है, कॉमर्शलाइजेशन है, कम्युनलाइजेशन है। तीनों चीज़ें जो है वो आरएसएस के एजेंडे के तहत ही काम करती हुई ये सरकार दिखाई पड़ती है शिक्षा पर। और सॉरी, सोनिया गांधी ने इसको लेकर विस्तार से ध्यान खींचा है कि किस तरीके से ये सरकार शिक्षा का सत्यानाश कर रही है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो जिन मसलों को लेकर सोनिया गांधी उठा रही हैं, ये जाहिर सी बात है कि उनकी सरकार ने जो पिछले दिनों काम किए, यूपीए की जब सरकार थी तो उस तरीके उनमें जो जनता के हित में काम हुए, ये सरकार किस तरीके से उनको पलट रही है और किस तरीके से जो जनता के हित में जो काम हुए थे उनको उल्टा कर रही है, ये एक तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है। राइट टू एजुकेशन यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई थी, और राइट टू एजुकेशन यही था समिता जी कि जिनके आसपास सरकारी स्कूल नहीं हैं, और या है भी, और इनको अगर किसी में अच्छी शिक्षा लेना है तो बाध्य किया जाए कि उस क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल या मतलब जो मैट्रिक शिक्षा है वहाँ तक जो है माध्यमिक, तो उसमें उनको एडमिशन मिले, और 25% उसके लिए तय किया गया कि आपको देना होगा। हालांकि तमाम जो बड़े स्कूल हैं उन्होंने सबने उसको लागू कायदे से नहीं किया है और अभी भी एडमिशन नहीं देते, लेकिन फिर भी एक कानूनी तौर पे बाध्यता है, और अगर कोई स्कूल नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ अदालत जा सकते हैं। तो ये एक अधिकार आपको दिया। ये सरकार उस अधिकार को ही किस तरीके से ख़त्म कर रही है, चूँकि सीधे सीधे उस कानून को तो ख़त्म कर नहीं सकती, तो ज़्यादा बवाल होगा। तो जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसके जरिए इसको ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकारी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, और निजी जो स्कूल हैं उनमें भी दाखिला ना मिले गरीब के बच्चों को, ये इंतज़ाम ये सरकार कर रही है। यानी हर तरीके से जो राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा आपकी पहुंच से दूर की जा रही है, सोनिया गांधी का आज का जो लेख है ये भी इसी की तरफ इशारा कर रहा है साफ तौर पर कि ये सरकार किस तरीके से शिक्षा को से वंचित कर रही है लोगों को। तो सोनिया गांधी के विषय में जो जैसा आपने कहा अपनी प्रस्तावना में भी, और अभी आपने सवाल भी किया कि बीजेपी सोचती होगी कि अब सोनिया गांधी ठीक है रायबरेली उन्होंने छोड़ दिया, यूपीए है नहीं और उस तरीके का कोई अब बॉडी है नहीं जिसकी वो हो, तो अब ये क्या सवाल उठाएंगी। लेकिन राज्यसभा में भी जो उन्होंने मसले उठाए हैं समिता जी, अभी खासतौर से सेशन में भी, जैसे मनरेगा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए कि किस तरीके से बजट कम किया जा रहा है, अब ये सवाल ही उठाया है शिक्षा का। तो यानी जो मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए एक सरकार की, कि वो सरकार नीतियाँ किस तरीके की बना रही है, उन नीतियों का एक तरीके से कहा जाए कि वो डिसेक्शन जो है, वो चीर फाड़, वो सोनिया गांधी करती हुई दिखाई पड़ रही है, और बीजेपी के को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी भी मालूम पड़ती है। जी बिल्कुल। और सोनिया गांधी ने अभी आपने जो जिक्र किया मनरेगा को लेकर, अभी 18 मार्च मेरा ख्याल है उस दिन उन्होंने ये कहा था कि जो इस समय योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं, और मतलब लंबे समय से, और सच्चाई ये है कि इसके बजट में 4,000 करोड़ रुपए की कमी आई है, और उसके साथ साथ आधार आधारित भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली की अनिवार्यता ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है। और ये सवाल बार बार उठा है, बहुत सारे राज्यों से ये चिंताएं जताई जा रही हैं कि मनरेगा के मतलब जो मनरेगा के तहत मानदेय जो है वो नहीं दिया जा रहा है, या बहुत सारी जगहों पर इसको खत्म ही किया गया, जबकि ये मनरेगा ही था जिसने मोदी सरकार को कोविड के समय में मतलब बहुत मदद उनको मिली थी, क्योंकि लोगों का रोजगार वैसे ही खत्म हो गया था। दूसरा मुद्दा उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लेकर उठाया, और उन्होंने कहा कि जब हमने यूपीए सरकार में हम इस योजना को लेके आए थे तो 140 करोड़ आबादी के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था, लेकिन और इसमें तब लाखों परिवारों को भुखमरी से मतलब बचाने में हमको मदद मिली। और उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री को इसी योजना के कारण मदद मिली थी, लेकिन अब जो है 14 करोड़ भारतीय जो हैं वो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उनके लाभों से वंचित किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनगणना नहीं हो रही है। सोनिया गांधी ने उस दिन ये मुद्दा उठाया था कि ये बड़ी अजीब बात है
कि 4 साल से ऊपर हो गया और आप जनगणना नहीं करा रहे और अभी भी ऐसा कोई माहौल दिख नहीं रहा है कि आप जनगणना कराने की कोई तैयारी आपकी है, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि आप जल्दी से जल्दी जनगणना करें ताकि जो भी पात्र हैं, हितग्राही हैं, उनको ये खाद्य सुरक्षा मिल सके। तो एक और तो मोदी जो है वो 5 किलो अनाज बांटने कोई बड़ी उपलब्धि बताते रहते हैं, फिर अभी वो सौगातें मोदी आज दे रहे हैं, उसमें भी घूम घूम के लोगों से बाइट्स ली जा रही हैं कि बताओ आपको कितना अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तरह के जो मतलब एक ही आत्मसम्मान को खत्म करने वाली बात है कि इस तरह से आपको आपके हाथ में पकड़ाया जा रहा है कि सरकार आपको दे रही है कि लो जी आप गरीब हो इसीलिए हम आपको एक टाइम का ये खाना दे रहे हैं। ये बहुत ही बुरी बात है इस तरह से करना। दिखा रहे हैं मतलब वो दान होता है, मंदिर के बाहर भिखारी खड़े रहते हैं और आप दान कर देते हैं। कुछ इस किस्म की सरकार जो है मोदी चला रहे हैं। इधर मोदी को आज अखिलेश यादव ने और ममता बनर्जी दोनों ने जबरदस्त तरीके से घेरा है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा एक बार उसको सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाए। ये इमरजेंसी है कि क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव, सुन लेते हैं। लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहां पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहां आ रहा हूं। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, यहां मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। अमरेंद्र जी, बहुत बड़ा आरोप अखिलेश यादव का कि ये जो देश है इसको भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। और उन्होंने बहुत सारी बातें याद की। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया, उन्होंने तानाशाही की बात की, संविधान की बात की, और उन्होंने नेताजी को भी याद किया और ये बताया कि उनके साथ में आया करता था। और बीजेपी आप अच्छे से जानते हैं कि मौलाना मुलायम इस तरह से वो कहती थी मुलायम सिंह यादव के लिए। बीजेपी की तो सबसे बड़ी तकलीफ ही ये थी कि मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के साथ खड़े हुए क्यों हैं। और अब अखिलेश यादव ने आज के दिन जिस तरह से नेताजी को भी याद किया और उन्होंने जो सारी बातें कही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुमित्रा जी, एक तो अखिलेश यादव ने बहुत कायदे की बात कही कि भाई अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि सब ईद तो पहले भी आई है, ऐसा तो है नहीं कि सब पहली बार ईद आई है जी। तो ऐसे बैरिकेडिंग जो कभी नहीं हुई थी, तो अब क्या आवश्यकता पड़ गई? उसके बाद फिर आदेश दिए जा रहे हैं कि साहब सड़क पे नमाज नहीं होगी और कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। तो भाई सड़क पे फिर ये जगराता कराना भी बंद करा दो, फिर सड़क पे सभी कुछ बंद कराओ, कांवड़ यात्रा भी सड़क पे बंद करा दो फिर। और अगर पुष्प वर्षा कांवड़ यात्रियों पे होती है तो फिर नमाजियों पे भी और ईदगाह में भी फिर पुष्प वर्षा करो। हालांकि आज पुष्प वर्षा हुई है जी, और हिंदुओं ने पुष्प वर्षा की है जयपुर में। तो यानी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक एजेंडा है उसको इस देश का हिंदू ही नकार रहा है समिता जी, ये भी है। लेकिन ये तनाव पैदा करना चाहते हैं शासन के बल पर, प्रशासन के बल पर, कि किसी तरीके से समाज में वैमनस्य पैदा हो और समाज में वैमनस्य पैदा करके ये सांप्रदायिक हिंसा भड़काएं और अपना उल्लू सीधा करते रहें। ये चाहते हैं।
इधर आप जो है सांप्रदायिक हिंसा भड़काएंगे, उधर देश बेचने का कार्यक्रम आपका चालू होगा और उसके पीछे कुछ ना कुछ मालूम पड़ेगा। जब तक मामला शांत होता है तब तक मालूम पड़ता है कि देश की कोई संपत्ति है बिक गई। तो ये आता है। तो अखिलेश यादव ने बहुत कायदे की बात कही और सही तरीके से उस बात को रखा कि भाई अगर आप एक पूर्व मुख्यमंत्री है, उसको भी अगर आप जाने से रोक रहे हैं और आप आम लोगों को नमाज पढ़ने से जाने से रोकने के लिए इस तरीके से बैरिकेडिंग कर रहे हैं। मुरादाबाद का भी आया, काफ़ी ज़्यादा वहाँ बवाल हुआ और उसके बाद फिर साहब वो बाद में फिर शांति हुई जब प्रशासन ने अलग से नमाज करवाई, फिर उसका ये हुआ। तो ये नौबत यानी एक तरीके से कहा जाए कि तनाव की पैदा करने की स्थितियाँ हैं, वो खुद सरकार और प्रशासन की तरफ से तनाव पैदा करने की कोशिशें हुई। इस तरीके की खबरें आ रही हैं और अखिलेश यादव यही आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। समित्रा जी, उनका जो कहना है वो साफ तौर पर यही है कि सरकार जो है वो तनाव पैदा करने की कोशिश करती है। और 70 सालों में समित्रा जी पहली सरकारें इस तरीके की बीजेपी की हैं जो खुद तनाव पैदा करती हैं। मतलब लोग सत्ता में आने के लिए चलिए समाज के अंदर आप विभाजन पैदा करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तब फिर आप सरकार में आकर फिर राजधर्म का पालन करते हैं, फिर आप सरकार होते हैं, आप सबकी सरकार होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो केवल उन्हीं की सरकार है जिन्होंने इनको वोट दिया, उनमें भी कुछ खास लोगों की जिन्होंने वोट दिया, सबकी नहीं, तो उनकी सरकार है। तो आप जनता के वोट से चुनकर आए हैं, तो आप जनता के ऊपर अत्याचार कैसे कर सकते हैं? तो ये बीजेपी करती है। तो अखिलेश यादव ने आज सही तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, वो जवाब देने की कोशिश की और ये भी अखिलेश यादव ने बताया है कि किस तरीके से उनको काफ़ी देर तक रोका गया और जब पुलिस अधिकारियों ने ऊपर कहीं बात की, तब ऊपर कहाँ बात हुई होगी? क्या मुख्यमंत्री की बात हुई या प्रधानमंत्री की बात हुई? कहाँ बात हुई? आखिर अधिकारियों को ये आदेश कहाँ से आए थे कि अखिलेश यादव जाएं तो उनको भी रोकना है और बैरिकेडिंग करके जो है वो अगर नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो उनको भी रोकना है? ये कहाँ से आदेश आया होगा? तो ये समित्रा जी इस तरफ साफ इशारा कर रहा है कि सरकारें जो हैं वो अब राजधर्म का पालन नहीं कर रही। जी बिल्कुल। और जो लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं उसमें भी सरकार को आपत्ति होती है। और हम ये देख रहे हैं, मतलब 30 दिनों में अगर रोजा रखने के बाद मुसलमान जो है, आम मुसलमान, वो हंसी खुशी से ईद मनाना चाहेगा, हमेशा ईद की खुशियां बोली जाती। लेकिन इस समय देश में माहौल बिल्कुल ऐसा ही है कि पुलिस की निगरानी में कहीं नमाज अदा हो रही है, कहीं पर ये तमाम जो जिस तरह के व्यवधान खड़े करने की कोशिशें हो रही हैं वो भी हमको नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने भी आज के मौके पर एक अहम संदेश दिया है। क्या कुछ कहते हैं ममता बनर्जी, उसको सुन लेते हैं। हम लोग सेकुलर है, नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा मात्रा में सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, हम लोग रहेगा, हम अकेला नहीं आएगा, हम अकेला एक तो है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से, हम लोग लड़ते हैं हमारा जम से, हमारा। अमरेंद्र जी, यहाँ पर ममता बनर्जी ने, उन्होंने वाम दलों पर भी निशाना साधा कि लाल और गेरुआ जो है वो एक हो गया, लेकिन उन्होंने अहम बात ये कही कि राजनेता जो है वो लड़ाते हैं, आम लोग नहीं लड़ना चाहते और हम बीजेपी के इस सांप्रदायिक एजेंडे को ध्वस्त करेंगे। क्या कहेंगे अमरेंद्र जी? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है समित्रा जी कि राजनेता ही लड़ाते हैं और वही जनता को आपस में भिड़ाते हैं और उसके बाद फिर खुद मजे लूटते हैं। अब आप देखिए कि लगातार जो है, मुझे याद आ रहा है संजय सिंह का एक जो वहाँ बोल रहे थे सदन में कि भाई ठीक है औरंगजेब की कब्र जाके खोदो, शायद संजय सिंह या संजय राउत, इन दो में से मतलब कोई एक था। संजय सिंह ने कहा था कि आप आसमान पे जाके वो जो जिस समय एलन मस्क ने लेकर आया था ये सुनीता विलियम्स को, जी, तो वो तो आप जाते तो आप ये कब्र खोद के कहाँ ले जाओगे? और संजय राउत ने कहा था कि भाई जाके आप बिल्कुल कब्र खोद दीजिए, लेकिन हमारे बच्चों को मत भेजिएगा, अपने बच्चों को भेजिएगा। जो आपके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में पढ़ते हैं और इंग्लैंड में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, तो उनको भेजिएगा कब्र खोदने के लिए, हमारे बच्चों को मत भेजिएगा। तो यही है समित्रा जी। ये टीवी चैनल पे एक प्रवक्ता आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहले वो जनता ल्यू में थे, उन्होंने बड़ी खुशी से लिखा कि उनके दोनों बच्चे अमेरिका में सेट हो गए हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए हैं जी, और वहीं उन्होंने पढ़ाई की है। फिर बताया कि क्या क्या उन्होंने पढ़ाई की है, बताया। अब लोगों ने सवाल किया कि भाई आप यहाँ तो तुम कह रहे थे जाके औरंगजेब की कब्र उखाड़ दो और जाने क्या क्या कर दो, तुम्हारे बच्चे वहाँ जाके अमेरिका में, तो भाई ये हिंदू नहीं है तुम्हारे बच्चे क्या? तो यार गरीब के बच्चे हैं वही जाएंगे कब औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए? बीजेपी के नेताओं के बच्चे नहीं जाएंगे, वो जाएंगे अमेरिका पढ़ेंगे। इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बच्चे वो अमेरिका में जाकर पढ़ेंगे। तो ये जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है, तो यानी आम आदमी को, आम जनता को
इन मुद्दों में उलझाकर रखना और फर्जी मुद्दे खड़े करना, सारे मुद्दे राजनेताओं के खड़े किए हुए हैं। आखिर क्या कहना है सुमित्रा जी कि आज़ादी से पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, इस तरीके के मुद्दे नहीं थे। बाबर कोई आज तो नहीं आ गया या औरंगजेब आज तो नहीं आ गया, आज़ादी से पहले भी था, तब तो जी। कहीं कुछ नहीं था। तो ये क्यों है? इसीलिए चूंकि आज़ादी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसकी कोई भूमिका नहीं थी और वो आज़ादी के आंदोलन से दूर था। तो अपने उन पापों को छुपाने के लिए अब नए पाप जो ये किए जा रहे हैं, देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की जाती जी, है। और तो बिल्कुल यही ममता बनर्जी ने आज प्रहार किया है सुमित्रा जी। जी, बिल्कुल। और सांप्रदायिक आधार पर बांटने की जो बात है, उसकी एक मिसाल अभी देखने मिली बीड में, जो मस्जिद में जो धमाका हुआ और उसमें जो 2 लोग पकड़ाए हैं, हिंदू हैं दोनों लड़के, 22 और 24 साल के। यानी समझ में आता है कि नौजवानों को किस तरह से उनके मन में जहर भर दिया गया। और उस पर सपा के जो विधायक हैं अबू आजमी, जिनके कारण पूरा औरंगजेब पर ये विवाद खड़ा किया गया और उनको विधानसभा तक से निलंबित कर दिया गया, उन अबू आजमी ने आज सीधे सीधे ये कहा कि जब मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग इस तरह से बार बार मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे तो शरीफ लोगों के मन में भी इसी तरह की हिंसा की भावना और नफरत की भावना आएगी और उसी का ये परिणाम है कि मस्जिद में धमाके हुए। और अच्छा है कि कोई किसी को जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सवाल यही है कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों उनके मन में ये आया कि ईद का मौका है और हम मस्जिद में जाएं। मतलब ये जो जहर भरा गया, और चालाकी ये है कि इसमें नाम जो है वो बताने, मतलब मुख्यमंत्री भी ये बोल रहे हैं जांच चल रही, लेकिन वो कहीं ये नहीं बोल रहे कि ये जो 2 हिंदू युवक हैं उनको पकड़ाए हैं। मतलब उनका जो नाम है वो छिपाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। पुलिस के उसमें तो नाम आ गया, लेकिन बताया नहीं जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बता रही कि बीजेपी की जो नफरतकारी राजनीति है, वो उसके कारण समाज को कितना नुकसान हो चुका है। और जो आपने एक अहम मुद्दा उठाया था कि बीजेपी इस नफरत की राजनीति को इसलिए बढ़ा रही है ताकि इधर देश बेचने का काम जो है वो अच्छे से हो जाए और लोगों को इसकी खबर भी ना हो। राहुल गांधी ने इस पर एक अभी जो उन्होंने मछुआरों को लेकर और जो समुद्र किनारे जो खनन हो रहा है उसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये लिखा है कि केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो तटों पर जो अपतटीय खनन के लिए जो टेंडर जारी किए गए हैं उनको आप रद्द करिए। राहुल गांधी ने लिखा कि ये समुद्री जीवन पर इससे खतरा है और माफ कीजिए मछुआरों की जो आजीविका है केरल में या गुजरात में, इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ग्रेट निकोबार जो है वहां पर जो समुद्र का जो जीवन है, उसको जैव विविधता है, उसको भी यहाँ खतरा होगा। ये सारी बातें राहुल गांधी ने लिखी और उन्होंने ये लिखा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि आप यहाँ खनन के लिए अपतटीय खनन ब्लॉकों को आपने खोल दिया है। तो राहुल गांधी भी जो है, जैसे सोनिया गांधी जरूरी मुद्दों की तरफ ध्यान दिला रही हैं, राहुल गांधी उसी बात को कह रहे हैं। तो ये जो, और इधर हम ये भी देख रहे हैं जब सोनिया गांधी ने आज जो एनईपी को लेकर लिखा, उधर स्टालिन ने भी इसके खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला हुआ है कि तमिलनाडु क्या और कर्नाटक क्या और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह बीजेपी की हालत जो है वो खराब हो रही है। तो ये जो पूरा मिलकर घेर रहे हैं अमलेंदु जी इस समय बीजेपी को, घेराव की जो तैयारी हो गई है उस पर क्या कहेंगे और आपका जवाब चाहती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि नीतीश कुमार इस समय जो हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति की, उसमें अब नीतीश कुमार किस तरह से नजर आ रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस पर आपका जवाब चाहती हूँ। देखिए सुमित्रा जी, अब जो जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने मछुआरों वाली बात की है, या उससे पहले भी वो मिले हैं, वो LIC के उनसे इडवी जो बैंक है IDBI उसके कर्मचारियों से मिले, और उससे पहले ICICI बैंक के जो नौकरी से निकाल दिए कर्मचारी उनसे मिले। सारे मसलों को इस तरीके के राहुल गांधी उठा रहे हैं और जो एक तरीके से ये सरकार की जो पॉलिसी है, किस तरीके से कर्मचारियों का अहित किया जा रहा है। एक तो नौकरियां ही, एक तो सुमित्रा जी नहीं हैं, और जो नौकरियां हैं भी उनमें इस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। रेलवे की लगातार जो आ रही हैं इतनी ज़्यादा खबरें कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उसका कारण क्या है कि रेलवे में कई लाख पद खाली पड़े हुए हैं और जो पुराने कर्मचारी हैं उनसे ही सब काम लिया जा रहा है। नई भर्तियां वहाँ नहीं हो रही हैं, यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर तक की भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो अब जब मानवीय श्रम की कमी हो जाएगी और इतना लंबा नेटवर्क है तो उसको संभालने के लिए लोग तो चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि फिर अब जो आया, जैसे लोको पायलट मिले थे और उन्होंने बताया लोको पायलट ने कि साहब वो 16 घंटे और 24 घंटे लगातार उनको खड़े रहकर काम करना होता है, और वो यानी कि यूरिनल की व्यवस्था भी उसमें नहीं होती है।
और उनको किस तरीके से काम करना पड़ता है ये उन्होंने सब बताया। और उसको लेकर फिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो थी और रेल मंत्री जो थे वो हमलावर हो गए कि साहब ये तो गलत बात की जा रही है। लेकिन वो बाद में बातें मालूम पड़ी कि बातें सही थीं और सरकार की यहाँ कमियां मालूम पड़ी। इसी तरीके से कुलियों से मिले जाकर कुलियों ने अपनी दिक्कतें बताई। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी लगातार जो समाज के जो चिंताएं हैं उनको उजागर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है समिता जी कि ठीक है, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं, क्या सरकार भी लोगों की समस्याएं सुनने को तैयार है? और जो समस्याएं राहुल गांधी सुनकर बता रहे हैं, क्या सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उसको मालूम पड़े कि इसके लोगों की क्या समस्याएं हैं और सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार होती आखिर किस लिए? सरकार अडानी और अंबानी की सेवा करने के लिए तो नहीं होती है। सरकार जो है देश का शासन चलाने के लिए होती है और सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है, यानी कि आपको जनता के लिए काम करना है। आम आदमी का जीवन जो है वो सुखी हो और वो कष्टों से रहित हो, इसके लिए सरकार को काम करना है। तो सरकार तो जो है 24 घंटे जो है 24/7 इंटू 365 जो है वो तो लगातार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और यही बात आज सोनिया गांधी ने अपने लेख में कही भी है कि ये सरकार जो है वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और शिक्षा व्यवस्था का किस तरीके से कवाड़ा किया जा रहा है, उसको चौपट किया जा रहा है। इसी तरीके से राहुल गांधी ने इसको लेकर बात की है। तो ये निश्चित तौर पर समिता जी समझा जा सकता है कि सरकार की जो चिंता है वो देश की समस्याओं को हल करने में या जनता की समस्याओं को हल करने में कतई नहीं है। उसकी पूरी चिंता ये है किस तरीके से जो देश के प्राकृतिक संसाधन हैं और जो देश के संसाधन हैं वो प्रधानमंत्री के जो मित्र कहे जाते हैं उनके हवाले कर दिए जाएं, तो उसी के लिए नीतियां बने। ये सरकार की एक चिंता सब दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल। और चाहे रेलवे की जमीन है, चाहे यूनिवर्सिटीज के लिए जो जमीनें हैं, हम बार बार ये देख रहे हैं कि उसको किसी भी तरह प्राइवेट हाथों में वो पहुंच जाए, इसके लिए सारे फैसले लिए जा रहे हैं। और अभी जो वक्फ का मामला है इस पर भी सबसे बड़ी चिंता यही है, क्योंकि इतने सालों से, मतलब ये सदियों से चला आ रहा है वक्फ का, तो आखिर अभी क्या एकदम से उसमें गड़बड़ दिख गई सरकार को कि उनको ऐसा लगा कि नहीं ये जो इसमें हमको इसमें अमेंडमेंट करना ही करना है। ये जो जिद पर अड़ी हुई है सरकार, और अब कहा जा रहा है कि परसों यानी 2 अप्रैल को इस पर वो पेश कर देगी, क्योंकि आखिरी दिन है बजट सत्र का। लेकिन इस पर भी अब मोदी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ आप अड़े हुए हैं लेकिन दूसरी तरफ आपके सहयोगी, जिनका नाम लेकर साफ साफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी, हम आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। और नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का विरोध कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था मुस्लिम संगठनों की तरफ से। आज नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है ईद के मौके पर, वो गांधी मैदान पहुंचे हैं और किस तरह से नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए यहाँ पर ये टोपी लगाकर नीतीश कुमार लिखते हैं, ईद उल फितर के अवसर पर आज गांधी मैदान में इमाम इदैन हजरत मौलाना मसूद अहमद कादरी नदवी से मुलाकात कर उनसे मुसाफा किया और ईद की मुबारकबाद पेश की। सभी मुस्लिम भाई बहनों एवं बिहार वासियों तथा देशवासियों को ईद की मुबारकबाद एवं बधाई, ये नीतीश कुमार ने लिखा है। उसके बाद आगे भी नीतीश कुमार लिखते हैं कि ईद उल फितर के अवसर पर आज गांधी मैदान में, ये मतलब एक ट्वीट को उन्होंने 2 बार उस तरह से लिखा है। तो ये जो हम देख रहे थे अमलेंदु जी, नीतीश कुमार बाकायदा वो नमाजी टोपी लगाकर और वो बिल्कुल मुस्लिमों की तरह, और वहां जाकर जो बता रहे हैं कि मैंने मुलाकात की, ये मुलाकात जो है क्या बता रही है कि नीतीश कुमार को भी अब डर लग रहा है। भले अमित शाह आए 2 दिन और क्या बातचीत हुई, किस तरह से अब बंद कमरों में उनके बीच क्या दबाव उन पर बनाया गया, हम नहीं जानते। लेकिन ये जो हुआ है इसको क्या कहेंगे, क्योंकि उधर तेजस्वी यादव ने आज अमित शाह को लेकर भी एक बड़ा तंज कसा और ये लिखा कि मतलब 19 मिनट के भाषण में उन्होंने 18 बार तो लालू जी का नाम लिया। तो सोचिए वो कितना डरते हैं। इस तरह की बात तेजस्वी यादव ने लिखी और तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल भी किया। तो वहां पर तेजस्वी यादव के तेवर एकदम तल्ख हैं। प्रशांत किशोर भी इस समय खुलकर नीतीश कुमार के विरोध में ही दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के भी विरोध में। और यहाँ पर नीतीश कुमार अब जिस तरीके से अपना वो चोगा बदलते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए समिता जी, नीतीश कुमार असल में बहुत ज़्यादा संकट में फंस गए हैं और नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, चूंकि इंडिया गठबंधन ने साफ कह दिया है कि अब नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। और फिर इसके बाद जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणियाँ, वो बहुत निम्न स्तरीय टिप्पणियाँ उन्होंने राबड़ी देवी जी के लिए कर दी और लालू प्रसाद यादव के लिए कर दी, तो उसके बाद तो अब बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठता कि इतनी निम्न स्तरीय टिप्पणियों के बाद कोई आपको फिर साहब मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको ले ले। आखिर है कि आपके पास जो आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई ले ले अपने साथ में?
यानी जो तेजस्वी यादव ने कहा भी बिहार विधानसभा में कि भाई ये तो कहते हैं कि ये इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, मतलब इन्होंने हमें उप मुख्यमंत्री बनाया था, तो ये बीजेपी बताए कि इन्होंने आपको उप मुख्यमंत्री बनाया है सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, कि आपने ने मुख्यमंत्री बनाया है। 81 बड़ा होता है कि 41 बड़ा होता है? तो यानी एक तरीके से नीतीश कुमार को वहाँ बहुत कायदे से जलील किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जो फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं, तो जो खासतौर से वक्फ बिल का मसला जो है उस पर अब नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो है वो एकदम आकर टिक गई है। और नीतीश कुमार आज जिस तरीके से पहुँचे हैं, टोपी भी लगाई है। अब ये टोपी लगाने का क्या संदेश दिया है नीतीश कुमार ने, ये किसको संदेश देना चाहते हैं? अगर मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं तो मुसलमान तो देख रहा है कि आप वक्फ बिल पर आप खड़े हुए बीजेपी के साथ में, तो आपके टोपी लगाने से आपके वो गुनाह तो खत्म नहीं हो जाएंगे, वो माफ नहीं हो जाएंगे जो गुनाह आप करने जा रहे हैं वक्फ बिल पास कराने का। तो ये नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार सोचते ये हैं कि वो बीजेपी के साथ रहकर वक्फ बिल पास भी करवा देंगे और मुसलमानों की संपत्तियां छीनने के लिए बीजेपी का समर्थन भी कर देंगे और टोपी लगाकर जो है मुसलमानों को बेवकूफ भी बना लेंगे। तो ये नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि ठीक है, आप राजनीतिज्ञ हैं और हर राजनीतिज्ञ ये समझता है कि जनता मूर्ख होती है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं होती है। वो समझती है कि नेता जब क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं और इसके संदेश क्या हैं। तो नीतीश कुमार को समझना होगा कि जनता मूर्ख नहीं है। अब जनता समझ रही है, या तो वक्फ बिल के खिलाफ आप खुलकर खड़े होइए और साफ कहिए कि हम इस वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे, हम इसके खिलाफ वोट करेंगे। और अगर आप इसके खिलाफ खड़े नहीं होते हैं और वोट करते हैं तो फिर आपको ये टोपी पहनने का कोई मतलब नहीं है। ये टोपी पहनाने की कला जो है आपकी, वो जनता समझ चुकी है सविता जी। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार की असलियत बार बार सामने आ रही है और मोदी की भी असलियत बार बार सामने आ रही है कि एक तरफ आप संघ के दफ्तर जाते हैं, वहां पर आप पूरा माथा टेकते हैं, उसको अक्षय वट बताते हैं और पूरे, क्योंकि आप प्रचारक हैं। कल देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा भी कि वो तो सबसे बड़े प्रचारक भी हैं और स्वयं सेवक हैं और उसी भूमिका में, मतलब देवेंद्र फडणवीस ने एक तरह से मोदी की पोल ही खोल दी कि वो भले प्रधानमंत्री बन गए लेकिन प्रचारक वो पहले हैं। तो ये बात देवेंद्र फडणवीस ने कह दी थी। और राहुल गांधी भी बार बार जिस तरह से सवाल उठाते रहते हैं संघ पर, तो उस पर बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बोला है कि कांग्रेस के लोगों को यह समझना है कि संघ क्या है और देशभक्ति क्या है। आरएसएस कार्यालय राहुल गांधी जहां तहां जाकर अल्ल बल्ल बोलते रहते हैं। अच्छा है कि वो संघ कार्यालय जाकर इस संगठन को समझे। मतलब अब किसी का विरोध करना भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी अल्ल बल्ल जो बोल रहे हैं वो जनता समझ रही है, आप लोगों को समझ में आए चाहे नहीं आए। और अकेले राहुल गांधी नहीं, आज महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा, उन्होंने फिलिस्तीन की भी बात उठाई, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं देश में भी जो मुसलमान भाई हमारे जो दुखी हो रहे हैं, मतलब मैं उनके लिए भी उनके अमन चैन की दुआ करती हूँ। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। ममता बनर्जी बोल रही है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा और सोनिया गांधी ने तो आज पूरा लेख लिखकर इनकी मोदी सरकार की पूरी जो चालाकी है उसी को 3 बिंदुओं में पूरा समझा दिया है कि ये 3 सी क्या हैं जिनके दम पर मोदी इस देश को एकदम बदल देना चाह रहे हैं और संविधान के खिलाफ जाकर काम करना चाह रहे हैं। ये आज सोनिया गांधी ने बता दिया। तो सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली है। इंडिया ने भी अब उनका साथ देना, वो पहले से इंडिया एक ही है, ये गठबंधन, और वो लगातार मोदी को घेर रहा है। अब मोदी को घेरने का, बीजेपी को घेरने का ये प्लान कितना सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। अमलेंदु जी, आज की इस चर्चा को यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।